प्रिय मित्रों, किसान भाइयों, हमारा आप सभी को नमस्ते, अभिवादन। प्रिय रवि कुमार के माध्यम से मैं इनके YouTube चैनल के माध्यम से आप तक मैं कुछ अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मैं हूं प्रोफेसर शिवपूजन सिंह। हो सकता है और आप कभी मुझको देखे भी हों YouTube पर या और कहीं किसी समाचारों में। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आजमगढ़ में हुई। उसके बाद मैं पंतनगर में MSc और PhD की डिग्री मेरी पंतनगर से है। और पुनः मैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में 1982 से सेवारत हुआ सब्जी अभियनक के रूप में। और मैं लौकी पर काम जो मेरा प्रारंभ हुआ 1988 से प्रारंभ हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, लौकी कद्दू वर्गीय सब्जियों में आती है या लता वर्गीय सब्जियों में आती है। लता वर्गीय सब्जियों में लगभग 20 से 25 फसलें हैं, जिसमें लौकी उस समय जो 1988 जैसे में जब हमने कार्य प्रारंभ किया था, एक कम महत्वपूर्ण फसल थी। और सच बात तो ये है, मैं इस फसल पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन मेरे विभागाध्यक्ष उस समय के कुछ ऐसा उनका रुझान था कि मैं लौकी पे ही काम करूं, क्योंकि लौकी में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे इसके औषधीय गुण हैं, यहाँ तक कि हार्ट ब्लॉकेज और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के तमाम चीज़ों को ये सुधारती है। तो कुल मिला के फिर मेरा कार्य लौकी पर 1988 से शुरू हुआ। और हुआ ये कि मैंने शोध प्रारंभ किया, साथ ही साथ इसमें ऐसा भी सोचा कि कुछ ऐसा काम हो जिससे लौकी कुछ प्रमुख फसलों में आ सके, क्योंकि इसके औषधीय गुण हैं और पोषक तत्व भी इसके अच्छे हैं। तो 2001 में मेरी पहली प्रजाति नरेंद्र रश्मि विकसित हुई लौकी में। और उसके अतिरिक्त फिर बाद में क्रमशः मैंने लगभग 10 प्रजातियों का विकास किया। 9 तो ऐसे प्रजातियां हैं जो साधारण प्रजातियां हैं। एक 10वीं जो थी वो प्रजाति नहीं बल्कि एक जीनोटाइप थी, जिसको एंड्रोमोन 6 कहते हैं। वो बीज रहित लौकी थी, तो उसको भी मैं 10 प्रजातियों में मानता हूं। तो पहली प्रजाति जो है नरेंद्र रश्मि थी, फिर उसके बाद नरेंद्र ज्योति आई, नरेंद्र धारीदार, नरेंद्र शंकर लौकी 4, और उसके बाद नरेंद्र शिशिर, नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र शिवानी, और साथ ही साथ ये एंड्रोमोन 6 भी उसमें सम्मिलित हुई, और नरेंद्र प्रभा। तो नरेंद्र शिवानी विशेष करके अपने बहुत लंबे फलों के नाते, जैसा कि आप इसका फल देख रहे हैं, ये कौतूहलपूर्ण प्रजाति है। ये पूर्ण विकसित फल है। हालांकि ये खाने लायक फल जो है इसके केवल 3 फीट तक 3.5 फीट तक होते हैं, लेकिन जब उसके वो लंबे फल होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो फल कड़े हो जाते हैं, सब्जी बनाने योग्य नहीं होते हैं। उस समय बस कली कौतूहल पूर्ण ही रह जाती है ये, और फिर ये दिखाने लायक हो जाती है लटकती हुई मचान पर। और जो भी किसान लगाता है उसकी प्रसिद्धि का भी कारण बनती है। बहुत सारे किसान इसका किसान मेले में और प्रदर्शनियों में ले जाकर के पुरस्कार भी अर्जित कर चुके हैं। तो हुआ ये कि ये प्रजाति अपने कौतूहलपूर्ण लंबाई के कारण पूरा देश में प्रचलित हो गई। बल्कि देश ही नहीं, बल्कि अब तो इसकी डिमांड विदेशों से भी आती है, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, USA से, UK से। हालांकि मैं इसका बीज भेज तो नहीं सकता, लेकिन कोई व्यवस्था करके कोई ले जा रहा हो तो बात अलग है। तो ये पूरे देश में कम से कम उगाई जा रही है इस समय, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सभी स्टेट्स में, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक भी है, सिक्किम और अन्य प्रदेशों में भी है। उत्तरी और दक्षिणी जितने भी भारत के प्रदेश, हर जगह इसके बीज जा चुके हैं। उसी के साथ साथ ये जो दूसरी प्रजाति थी नरेंद्र माधुरी, ये भी बहुत खाने में स्वादिष्ट। ये प्रजाति जो नरेंद्र माधुरी है गोल होती है, इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। इस कारण ये भी प्रजाति काफ़ी प्रचलित हुई नरेंद्र शिवानी के साथ ही साथ। तीसरी प्रजाति जो है नरेंद्र शिशिर, ये तीनों प्रजातियां नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र माधुरी और नरेंद्र शिशिर, ये तीनों प्रजातियां जुलाई अगस्त में इसकी
प्लांटिंग की जाती है, बुआई की जाती है उत्तर भारत में, और तीनों प्रजातियां दक्षिण भारत में जुलाई से लेकर के जनवरी तक लगाई जा सकती हैं। ये बाकी प्रजातियों का मैं यहाँ बखान नहीं कर रहा हूँ, वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कारण ये है कि इस समय जो है 3 ही प्रजातियाँ जो मैं पूरे देश में भेज रहा हूँ यही है। बाकी और प्रजातियों का उत्तरदायित्व तो विश्वविद्यालय का है और अन्य संस्थाओं का है कि वो बीज पैदा करके देशवासियों को, किसानों तक पहुंचाते रहे। हालांकि जिम्मेदारी तो उनकी इसकी इन प्रजातियों की भी है, लेकिन नहीं तो संस्था ने ध्यान दिया तो हमने इस पर कार्य प्रारंभ किया कि कम से कम लोगों की इच्छा के अनुसार ये किसानों तक या किचन गार्डनर तक, गृहपालिका के लोगों तक या रूफ या टेरेस गार्डनर्स तक पहुंचते रहे। तो अब ये फैल चुकी है ये प्रजाति। और उत्तर भारत में जैसा हमने बताया इसके लगाने का समय जुलाई अगस्त है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में जुलाई से लेकर जनवरी तक लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से अब जब इनकी पैदावार की उपज की बात करें तो तीनों प्रजातियां की उपज जो है 700 से लेकर के 1100 कुंटल प्रति हेक्टेयर इनकी पैदावार होती है। मचान विधि से, मचान विधि आप जानते हैं, ट्रेलिस सिस्टम इसको कहते हैं। और जो गोल प्रजातियां हैं, नरेंद्र शिशिर भी गोल प्रजाति है। गोल प्रजातियों की मचान की ऊंचाई 6 से 6.5 फीट तक रखते हैं, जिससे इसके मचान के नीचे अंदर आकर के कुछ प्रक्रियाएं कर सकें। और नरेंद्र शिवानी की मचान की ऊंचाई 8 से 8.5 फीट की ऊंचाई रखी जाती है, क्योंकि इसके लंबे फल जो देख रहे हैं जब लटकते हैं ऊपर से तो ज़मीन में न छू जाए और ऊपर से लटके तो फिर और डालियां भी नीचे न आ जाए, इसकी वजह से मचान की ऊंचाई 8 से 8.5 फीट रखते हैं। और साथ ही साथ आपको मतलब पहले आप रुचि होगी जानने के लिए कि कैसे इसकी बुआई की जा सकती है। उसके लिए एक 50 सेंटीमीटर डायमीटर का थाला बनाते हैं या 50 गुणे 50 सेंटीमीटर का थाला बनाते हैं, जिसमें 2 टोकरी लगभग 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद मिला देते हैं और 100 ग्राम DAP मिलाते हैं, 50 ग्राम पोटास, 10 ग्राम जिंक सल्फेट और 5 ग्राम बोरेक्स मिला देते हैं मिट्टी में। और उसमें उसके थाले को समतल कर लेते हैं और उस पे थाले पर, अच्छा थाला थोड़ा सा लगभग 10 सेंटीमीटर उथला होता है, जिससे अगल बगल से पानी इसके ऊपर रह आ सके। तो उस पर एक थाले में 50 गुणे 50 सेंटीमीटर वाले थाले में 5 से 7 बीज की बुआई करते हैं। बीज का मुंह ऊपर करके 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज की गहराई पर बुआई करते हैं। और 6 से लेकर के 8 दिन, कभी कभी 10 दिन में भी बीज अंकुरण या प्रस्फुरण हो जाता है जुलाई अगस्त में इस सामान्य तापक्रम पर। और उसके बाद पौधा बढ़ने लगता है तो 20 दिन बाद केवल एक थाले पर केवल 2 स्वस्थ जो सबसे बढ़िया पौध होती है उसी पौध को रखते हैं। बाकी पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं या किसी को ज़रूरत है तो थाला में पिंडी बना के शेयर कर देते हैं। 40 दिन के लगभग, 35 से 40 दिन के लगभग जब पौधा मचान पे चढ़ा देते हैं, मचान के सहारे चलने लगता है, तो मचान के नीचे मचान की जो डायमेंशन है, जो लंबाई चौड़ाई है, कम से कम 15 से 20 फीट होनी चाहिए, या हम कहेंगे कि 5 से 6 मीटर, 5 गुणे 6 मीटर की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम। उसके अलावा जितने जो स्पेस देंगे आप, 7 बाई 7 का मीटर का या 8 बाई 8 मीटर का, जैसा स्पेस हो, 5 बाई 8 मीटर का, जितना भी आपके पास स्पेस हो उतना बड़ा मचान बनाइए। और पूरे मचान के नीचे सब जब पौधा बढ़ने लगता है तो गोबर की सड़ी खाद और उसमें मतलब प्रति स्क्वायर मीटर लगभग 10 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर डालते हैं गोबर की सड़ी खाद। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि 20 स्क्वायर मीटर का मचान है और उसके नीचे जितना है उसमें आप अगर हो सके, उपलब्ध हो सके तो 200 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद और 700 से लेकर के 1 किलोग्राम तक, 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक DAP मिलाते हैं। इस पर निर्भर करता है कि कैसी आपकी भूमि है, कितनी उर्वरा शक्ति है। और 500 ग्राम
ग्राम पोटास उसमें मिलाते हैं और 100 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 ग्राम बोरेक्स मिला देते हैं पूरे मचान के नीचे। और फिर उसके मचान के नीचे पूरा मतलब जितना मचान की लंबाई चौड़ाई है उसमें सिंचाई कर देते हैं। और उसके बाद पौधा बढ़ने लगता है तो हर महीने के बाद, 1 महीने के बाद 200 ग्राम पोटास और 200 ग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते रहते हैं। बाकी सूक्ष्म तत्वों का भी छिड़काव चाहे तो ज़मीन में करें या तो छिड़काव पत्तों पर करें, वो भी काफ़ी लाभकारी पाया गया है लौकी की बढ़वार के लिए। जैसा अन्य फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों का प्रभाव होता है तो उससे उपज बढ़ जाती है, लागत कम लेकिन उपज और अधिक बढ़ जाती है। तो अब मान लीजिए कि सबसे जो बढ़िया बुआई का समय है वो 10 से 20 जुलाई के बीच में बुआई का सबसे अच्छा समय होता है उत्तर भारत में। और उसके बाद लगभग 65 से 70 दिन में, अगर जुलाई में बुआई की गई है तो 65 से 70 दिन में इसमें मादा और नर और फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। और फलत सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जब दिन छोटा हो जाता है। बुआई का समय जुलाई अगस्त इसलिए भी बताया क्योंकि मार्च अप्रैल में अगर इसकी बुआई करेंगे तो 3 प्रजातियों में फलत नहीं होती है क्योंकि ये प्रजातियां प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए इन प्रजातियों की बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है, जबकि आने वाले महीनों में दिन छोटा होने लगता है और वो दिन की लंबाई जो है 20 सितंबर के बाद ही आती है, जिसमें इसमें अच्छी फलत हो सकती है। बाकी इक्का दुक्का फलत अगर पहले बो दिए तो आ सकती है फलत, लेकिन अच्छी पैदावार नहीं होती। तो इस तरीके से 65 से 70 दिन बाद बुआई के जब फलत प्रारंभ हो जाती है तो उस समय पर्याप्त सिंचाई, मतलब जैसा आवश्यकता हो, जैसी मतलब सिंचाई की आवश्यकता हो पर्याप्त सिंचाई करते रहते हैं। और हर महीने समय समय पर ऊपर से टॉप ड्रेसिंग और माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करते रहते हैं। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर हमने बताया कि 700 लेकर के 1000 या 1100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज आती है सब्जी खाने योग्य फलों की। अगर केवल बीज बनाने के लिए छोड़ देते हैं तो फलों की संख्या कम हो जाती है, तो उसको पैदावार में तो मानते नहीं, तो बीज बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वैसे अगर पौधों मतलब फलों की संख्या, खाने योग्य फलों की संख्या इन सभी प्रजातियों में 100 से लेकर के 200 तक रिकॉर्ड की गई है, पाई गई है। वो उस पर निर्भर करता है कि कितना आपने पोषण दिया है, कैसी आपने सेवा किया है। और ये फलत अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर के नवंबर और 15 दिसंबर तक होती रहती है। फिर उसके बाद 15 उत्तर भारत में जब ठंडक बढ़ने लगती है तो 15 दिसंबर के बाद फलत कम हो जाती है। और फिर जनवरी और फरवरी महीने में अगर ठंडक ज़्यादा पड़ी तो पौधा कमज़ोर हो जाता है, फलत लायक नहीं रह जाता। फिर अगर गर्मी बढ़ती है तो इसमें मार्च में पुनः प्रस्फुरण होता है पौधों में और रिजुविनेट होते हैं, पुनः शक्ति आती है पौधों में। और फिर अप्रैल से लेकर के कई बार हमने देखा है कि अप्रैल से लेकर के मई जून तक भी फलत चलती रहती है। इस प्रकार ये लंबे समय तक 4 से लेकर के 6 महीने तक फलत आती है कि कैसा आपने किस स्थान पे लगाया है, कैसी आपने सेवा किया है, इस अनुसार इसमें उपज और पैदावार होती रहती है। और मुख्य बात ये होती है कि कीड़ों की हम बात करेंगे। इसमें जैसे लौकी का पौध जमता है या अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों का पौध जमता है, एक लाल कद्दू भृंग होता है और उस पर लाल रंग का होता है, उस पर काले धब्बे होते हैं, गोला गोला कीट होता है। तुरंत आ करके उसको हानि पहुंचाने लगते हैं, उसकी पत्तियों को काट करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए अगर आपने 2-4 पौधे ले आए हैं तो हैंड मतलब मैनुअल मैनिपुलेशन या उसको मार सकते हैं हाथ से भी। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाए गए हैं या बड़ी खेती की जा रही हो, कहीं दूसरी प्रजाति भी लगाए हैं, तो लाल कद्दू भृंग के नियंत्रण के लिए जो सबसे अच्छी एक दवा है फेनोलेट 50 EC, और इसका 0.75 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। और जैसे ही 6 से 8 दिन बाद ये जमता है कीट ये आ जाते हैं और फिर दूसरा छिड़काव 1 सप्ताह के बाद पुनः कर दे तो 2 छिड़काव के बाद ये कीट नियंत्रण हो जाता है लाल कद्दू भृंग का।
तो और एक दूसरा कीट जो आता है, जो लौकी की लगभग 20 से 25 दिन की होती है, वो छोटे छोटे कीट जो सबसे ऊपर वाले पत्तियां हैं, छोटे अंकुड़ियां हैं, पंखुड़ियां हैं, उसमें लगते हैं। इनको बाटिल गार्ड बग कहते हैं। ये हरे छोटे रंग का कीट होता है। इसके नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर, अर्थात 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव किया जाता है। टाटामीडा का या इमिडाक्लोपिड इसको कहते हैं, ब्रांड नेम टाटामीडा है। और भी इसके बहुत सारे औषधियाँ हैं जो बाज़ार में, जहाँ किसान इसको लगा रहे हो या जो किचन गार्डनर्स लगा रहे हो, सब्जी की दुकान पर कीटनाशी भी मिलते हैं, तो उनसे लेकर के आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। एक छिड़काव के बाद इस कीट का, बाटिल गार्ड बग का भी नियंत्रण हो जाता है। और फिर बीमारियों की अगर बात करें तो बीमारियां मुख्य रूप से इसमें डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज 3 बीमारियां लौकी की प्रमुख है। एक बीमारी फ्यूजेरियम विल्ट भी होती है जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, और उसके लिए तो अवरोधी प्रजाति ही एकमात्र उपाय है लगाने के लिए। तो ये जो 3 प्रजातियों की बात, मतलब 3 बीमारियों की बात करें, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज है, इन 3 बीमारियों के नियंत्रण के लिए पहले बात हम डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज के लिए करते हैं, जिसमें पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। और इसमें उसमें एंथ्रेक्नोज में त्रिकोणीय धब्बे पड़ते हैं और फिर बढ़ते जाते, पत्तियां मुरझा करके मरने भी लगती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए, और डाउनी मिल्ड्यू में भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं पत्ती के नीचे, पत्ती के बढ़ते जाते हैं और पत्ती को हानि पहुंचा करके वो भी पत्ती पीली हो जाती है और मुरझा करके गिरने लगती है। तो इसके एंथ्रेक्नोज और डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए ब्लाइटॉक्स 50 WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करके साप्ताहिक अंतराल पर इसको छिड़केंगे तो इसका नियंत्रण हो जा सकता है। और दूसरा मतलब औषधि है एंडोफिल M45 या डाइथेन M45। ये बीमारियां भी, ये औषधियाँ भी इन बीमारियों के लिए नियंत्रण के लिए प्रभावी हैं। तो जो भी इन 3 रसायनों में से कीटनाशक, बीमारी नाशी पेस्टिसाइड जो भी उपलब्ध हो उसको छिड़काव करें साप्ताहिक अंतराल पर, ये बीमारियां नियंत्रित हो जाती हैं। एक बीमारी जो हमने कहा कि सफ़ेद चूर्णी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू है, इसमें सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं। ये विशेष करके जो जुलाई में लगाई गई फसल है, ये धब्बे विशेष करके जब थोड़ा ठंडक पड़ने लगती है, नवंबर के बाद दिसंबर महीने में सफ़ेद धब्बे नीचे और ऊपर दोनों परतों पड़ते हैं। इसके लिए सल्फेक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो सफ़ेद चूर्णी रोग या सफ़ेद वाइट मिल्ड्यू का भी नियंत्रण हो जाता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण होता है। इस सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो पाउडर जैसा इसका रंग होता है, इसलिए पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो मुख्य बीमारियां और कीट हैं, इसका नियंत्रण किया जा सकता है। और जहाँ तक पूरा रख रखाव की बात करें तो 40 दिन के बाद गोड़ाई इसमें न करें। जो भी खरपतवार निकालना हो तो उसको पहले ही निकाल लें, और फिर ऊपर से गोड़ाई नहीं की जाए। जल की पानी की धार भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जड़ें फैल चुकी होती हैं उस समय तक 40 दिन के बाद। और 50, 60 या 70 जब तक पौधा बढ़ता है, ये लगभग 100 दिन तक इसकी जड़ें और आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो ये जड़ें लौकी की समांतर फैलती हैं, नीचे नहीं जाती हैं, समांतर फैलती हैं। तो इसलिए जितना बड़ा मचान आपने बनाया, सब मचान के नीचे आप समतल बना करके सब पर गोबर की सड़ी खाद जैसे हमने बताया, और ये रासायनिक खाद अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक है तो इसमें गोबर की सड़ी खाद या और भी आप मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट है या कई बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सरसों की खली जो है उसको सड़ा करके मान लीजिए कि आपने 10 लीटर में 2-3 किलोग्राम सरसों की खली डाल दिया और 10 दिन उसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। उसमें फिर 1 लीटर पानी निकाल करके 10 लीटर पानी में मिलाकर आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जितना सिंचाई किए हैं मतलब थाला बनाए हैं, सब में फैला करके इसको ऊपर से डाल सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक मैन्योर का ही काम करता है और इससे उपज भी बढ़ जाती है। इसको मैं प्रयोग करता हूँ और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। इससे फूल भी ज़्यादा आते हैं और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है।
तो इस प्रकार 15 दिसंबर तक फलत होती है इन तीनों प्रजातियों में, और उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाती है फलत। और फिर उसके बाद जो है पौधे की, अगर पौधा बचा है, एक कीट और लगता है दिसंबर जनवरी महीने में, माहो भी लगता है। माहो के नियंत्रण के लिए आप टाटामिडा या इमिडा क्लोपिड प्रयोग कर सकते हैं, या मैलाथियान 35 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर लें, तो उस 2-3 छिड़काव में उसका भी नियंत्रण हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी बीमारी या कीट ज़्यादा बढ़ने से पहले जैसे दिखाई दे खेत में, फसल में, तुरंत नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे, क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाने पर चाहे बीमारी हो चाहे कीट हो, उनका नियंत्रण थोड़ा कठिन हो जाता है, या बीमारी या कीट अनियंत्रित हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में ही जैसे कोई कीट या बीमारी दिखे उसका नियंत्रण करते रहें, तो आप लंबे समय तक इसकी ये तीनों प्रजातियों की फलत ले सकते हैं। मैं 3 प्रजातियों की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल लौकी की बात कर रहा हूँ। तो और लौकी की प्रजातियाँ देश में बहुत अच्छी प्रजातियाँ आ गई हैं, जो सरकारी संस्थाओं विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई प्रजातियां भी हैं, और प्राइवेट सीड कंपनियों द्वारा भी बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो विभिन्न आकार की हैं। बहुत अच्छा उनका शेप है, गोल है, लंबी हैं, और खाने में भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसके लिए किसान भाइयों को ये देखना होगा कि बाज़ार से बीज ला के खुद उसका प्रयोग करके देखें कि किस प्रजाति का फल का आकार अच्छा है, किसकी उपज अच्छी है, किस जो खाने में अच्छी हो। खाने में अच्छी होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रजातियां जो हमने बताया 3, ये प्रजातियां केवल जुलाई अगस्त में बुआई के लिए उत्तरी भारत में उपयुक्त है, और दक्षिणी भारत में जुलाई से लेकर के जनवरी तक बुआई की जा सकती है। फरवरी मार्च अप्रैल में मुख्य खेती की जाती है उत्तर भारत में, बाकी तो दक्षिण भारत में हर समय खेती होती है। उत्तर भारत में फरवरी मार्च अप्रैल में लगा करके लौकी की खेती किसान भाई करते हैं। उसके लिए बहुत सारी सीड कंपनियों की बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, उनका आप बाज़ार से भी चुनाव कर सकते हैं। कुल मिला के मेरा केवल आपको संदेश ये है कि आप लौकी उगाएं और लौकी खूब खाएं, और आप उपज देंगे और पैदा करेंगे तो कस्टमर भी हैं, जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उन तक लौकी पहुंचती रहेगी, और जनता या खाने वाले स्वस्थ रहेंगे। मैं स्वस्थ भारत की कामना करता हूं, और लौकी भी उसमें एक कारक है पूरा देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए। इसका जूस बनता है, जूस बनाने की। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, कड़वी लौकी का कभी से जूस की बात जिक्र आई तो कड़वी लौकी का सेवन कभी न करें, क्योंकि कड़वी लौकी का जूस का सेवन प्राणघातक है। कई लोग मर भी गए हैं, इनकी मृत्यु भी हुई है। तो जरा सा भी कभी कड़वी लौकी का जूस बन भी गया हो तो उसको फेंक दे, पिए नहीं, और नहीं तो जूस निकालने के पहले थोड़ा सा उसका खुरच लें, उसका छिलका हल्का सा खुरच लें, मुंह पर रखे तो कड़वा पन अगर लग रहा है तो उसको फेंक दे, लौकी का जूस न बनाए। और ज़्यादातर लौकी 99.99% लौकी में कोई कड़वाहट नहीं होती। बहुत रेयर है कड़वी लौकी कभी कोई आ गई हो तो मतलब उसका न सब्जी बनाए और न जूस निकालने के प्रयोग करें। और एक भ्रांति और फैलाई गई है कि लौकी में इंजेक्शन लगा के लौकी को बढ़ाते हैं। ये भी भ्रांति बहुत ही दुष्प्रचार है लौकी के लिए। अब ये लौकी में कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, लेकिन ये 6 फीट 2 इंच की ये लौकी है। बाकी तो हमने 6 फीट 4 इंच की भी पैदा की है लौकी। ये इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, तो ऑक्सीटोसिन का कहीं कोई किसान नहीं लगाता। इसलिए कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता उन्मुक्त हो करके बिल्कुल निसंदेह लौकी का खूब ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे सब्जी का खाने में प्रयोग करना हो या मतलब जूस पीना हो, उन्मुक्त विचार से इसका सेवन करें और इसका लाभ उठाएं लौकी को खा करके। मेरे ख्याल से ये भरपूर सूचनाएं जो अभी संक्षेप में थी हमने आपको दे दी है। और आगे कहीं कोई प्रश्न होता है तो हमको कांटेक्ट करने के लिए, आप बीज के लिए कांटेक्ट करने के लिए, इन प्रजातियों को जो हमने बताया, हमको आप मेरा कॉलिंग नंबर या व्हाट्सएप नंबर है 7985244878। इस पर आप मुझको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी आप अपना पता दे करके बीज मंगवा सकते हैं। एक दूसरा भी नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जो केवल व्हाट्सएप नंबर के रूप में यूज होता है, 945000
2175। और मैं किसान भाइयों का और भी जो लौकी उत्पादन करने में रुचि रखते हो उनको मैं अभी बता दूं कि ये नरेंद्र शिवानी जो आप देख रहे हैं लंबी वाली प्रजाति और गोल 2 प्रजातियां, उनका बीज अप्रैल महीने में तैयार होता है। तो आप मई और जून और जुलाई तक इसका बीज मंगाकर उत्तर भारत में इसका बुआई करके लाभ ले सकते हैं। दक्षिण भारत वाले किसान भाई या जो ग्रोवर है, किचन गार्डनर्स है, गृह वाटिका में लगाने वाले हैं, वो मई जून से लेकर के दिसंबर तक इसका बीज मंगा सकते हैं। क्योंकि जनवरी में बुआई कर लें दक्षिण भारत में भी, फिर फरवरी में बुआई के लिए न जाए, उनके लिए फरवरी मार्च के लिए, दक्षिण भारत के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।